Hello dear student, good morning. In the last lecture of convection with phase change, we have completed the discussion on the condensation heat transfer. And in this lecture we will start boiling heat transfer, but before that we will discuss few numerical problem of condensation heat transfer. So this is the first problem on the condensation heat transfer. So where the problem stated that the condenser of a steam power plant operates at a pressure of 7.38 kilopascal. Steam at this pressure condenses on the outer surface of horizontal pipes through which cooling water circulates. The outer diameter of the pipes is 3 cm and the outer surface of the pipes maintained at 30 degrees Celsius as shown in this figure. Determine A. The rate of heat transfer to the cooling water circulating in the pipes, and B. The rate of condensation of steam per unit length of a horizontal pipe. ठीक है, तो इसमें आपको हीट ट्रांसफर रेट कैलकुलेट करना है कूलिंग वाटर का जो कि पाइप के थ्रू सर्कुलेट हो रहा है, और रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ द स्टीम पर यूनिट लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है कि आपका जो सैचुरेटेड स्टीम है उसका प्रेशर गिवन है. ठीक है, तो हमने यहाँ पे सैचुरेटेड स्टीम एट ए प्रेशर ऑफ 7.38 किलो पास्कल कंडेंस ऑन ए हॉरिजॉन्टल ट्यूब एट 30 डिग्री सेल्सियस. द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर एंड कंडेंसेट आर टू बी डिटरमाइंड. सो यहाँ पे कुछ एजम्पशंस लिया है कि स्टडी ऑपरेटिंग कंडीशंस एग्जिस्ट एंड ट्यूब इज आइसोथर्मल, कि जो ट्यूब का टेम्परेचर है वो सब जगह 30 डिग्री सेल्सियस है. तो अभी हमने क्या किया है कि वाटर का प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना है, फिल्म टेम्परेचर कैलकुलेट करना है. तो फिल्म टेम्परेचर के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे पास कि अभी हमें सिर्फ सरफेस का टेम्परेचर गिवन है 30 डिग्री सेल्सियस, बट फिल्म टेम्परेचर होता है सैचुरेशन टेम्परेचर प्लस सरफेस टेम्परेचर डिवाइड बाय 2. अभी सैचुरेशन टेम्परेचर नहीं है तो सैचुरेशन टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा कि हमें इस पर्टिकुलर प्रेशर पे दैट इज 7.38 किलो पास्कल, यहाँ से हमें सैचुरेशन प्रेशर कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो वहाँ पे जो इस पर्टिकुलर प्रेशर पे 3.78 पे जो सैचुरेशन प्रेशर है वो 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर की प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना पड़ेगा 40 डिग्री सेल्सियस पे. द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर एट द सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो वहाँ पे हमने एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू द 7.38 किलो पास्कल. तो हमें पता है कि जो HFG है और रो वी है वो हमें सैचुरेशन प्रेशर पे कैलकुलेट टेम्परेचर पे कैलकुलेट करना होता है. तो वो हमने HFG कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 2407 इन किलो जूल पर केजी, एंड रो वी जो है वो है 0.05 kg पर मीटर क्यूब. और अब प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड हमने कैलकुलेट करना है, वो हमें फिल्म टेम्परेचर पर कैलकुलेट करना पड़ेगा जो कि 35 है. उस पर हमने कैलकुलेट किया है, रो एल का वैल्यू कैलकुलेट किया है, म्यू एल का वैल्यू कैलकुलेट किया, CPL और KL का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया. अब हमें मॉडिफाइड लेटेंट हीट फार्मूला जो है वो यूज़ करना है, बिकॉज सैचुरेशन टेम्परेचर जो है वो उसके सरफेस टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर से कम है, तो थोड़ा सा यहाँ पे सब कूलिंग भी हो रहा है. तो इस वजह से हमने मॉडिफाइड फार्मूला जो मैंने आपसे डिस्कस किया था उसके हेल्प से इन्होंने जो HFG स्टार कैलकुलेट कर लिया. अब सिंस जो मैंने आपको बताया था कि रो V का वैल्यू है वो बहुत कम होता है रो एल से, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें ये जो है आपका रो एल इंटू रो एल माइनस रो वी, तो इसकी जगह में सिर्फ हमने क्या लिखा है, रो एल स्क्वायर लिख दिया. ठीक है, और कुछ बुक्स ने शुरू से ही इसको नेगलेक्ट कर रखा है, तो आप देख लेना उसमें. अब इसमें बाकी सारे वैल्यूज जो है वो पुट किया है. तो इसमें हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो है आपका 9292 वाट पर मीटर स्क्वायर है. ठीक है, जो मैंने आपको बताया भी था कि क्या रेंज होती है आपका कंडेंसेशन का, तो उसी रेंज में आपका ये वैल्यू जाएगा. फिर इसके बाद हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया हीट ट्रांसफर का, कि तुम्हें पता है कि पाइप का जो डायमीटर है वो गिवन है, उसकी लेंथ गिवन है, तो उससे आपका एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, आउटर सरफेस का एरिया कितना है. तो हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है वो हो जाएगा HA इंटू डेल्टा T. तो उसके हेल्प से हमें हीट ट्रांसफर कैलकुलेट कर लिया, और सेम अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर जो है वो कंडेंसेशन के थ्रू आएगा. तो इसलिए m डॉट कंडेंसेशन विल बी इक्वल टू Q अपॉन HFG स्टार.
तो इसके हेल्प से हमने मास फ्लो रेट कैलकुलेट हो गया कंडेंसेशन का क्या है. So the steam will condense on the horizontal tube at a rate of 3.6 gram per second or 12.9 kg per hour per meter of its length. इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसलिए. और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इसमें रिपीट द प्रोसीडिंग एग्जाम्पल प्रॉब्लम फॉर द केस ऑफ 12 horizontal tubes arranged in a rectangular array of 3 tubes high and 4 tubes wide as shown in the figure 10.33. तो इस फिगर में आपको दिख रहा है कि 3 जो ट्यूब्स हैं वो एक दूसरे के वर्टिकल रखे हाई है और 4 ट्यूब्स है जो वाइड है. तो इस तरीके से टोटल 12 ट्यूब्स है. तो इसमें क्या करना है आपने कि ट्यूब्स के लिए आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया. सिंगल ट्यूब्स के लिए, मल्टी ट्यूब्स के लिए कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं हम इसको 1/n की पावर 1/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो n/4 पावर 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा. अब ये एक सिंगल इसके लिए एरे के लिए 1 हो गया, ठीक है ना. तो ये सिंगल एरे में कितना ट्यूब्स है 3 है तो इसलिए इसने यहाँ पे 3 लिए. तो अगर इसके ऊपर 4 होता तो हम 4 लेते. तो एक दूसरे के ऊपर कितनी ट्यूब्स हैं वो हमने काउंट करनी. तो वो अभी यहाँ पे 3 है तो इसलिए हमने इसको 3 लिया है. तो ये आपके पास आपने कैलकुलेट कर लिया इन तीनों की वजह से का हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कितना है, ठीक है. और ये हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इन तीनों का जो है वो सेम इसमें भी रहना है, इसमें भी रहना है, इसमें भी रहना है. बट जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, आपका सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है. क्योंकि अब सरफेस एरिया एक तो ये इसका है सरफेस एरिया इन तीनों ट्यूब्स का, फिर इन तीनों ट्यूब्स का, तो इसलिए सरफेस एरिया जो है इंक्रीज हो रहा है. तो लास्ट में हमने जो सरफेस एरिया कैलकुलेट किया था यहाँ से जो सरफेस एरिया कैलकुलेट किया था हमने दैट इज़ 0.09425. अब ये इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 4 से, सॉरी 12 से, क्योंकि आपके ट्यूब्स जो है वो 12 तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने. तो इस वजह से जो है आपका जो सरफेस एरिया वो इंक्रीज़ हो गया और आपका एवरेज जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट था वो कैलकुलेट हो गया. तो उसकी हेल्प से आप यहाँ पे जो क्यू का वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है. और सिमिलरली जो है का मास फ्लो रेट ऑफ कंडेंसेशन वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो सेम फॉर्मूला से. तो इस तरीके से आप इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को जो है वो सोल्व कर सकते हो. तो इस पर आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल्स की. अब वी विल स्टार्ट द बॉलिंग हीट ट्रांसफ़र, ठीक है. तो इसमें जो मेन है सबसे पहले कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बॉलिंग एंड द इवेपोरेशन. बॉलिंग और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है. तो एक तो ये चीज़ है कि सिमिलरिटी क्या है कि दोनों में लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, इवेपोरेशन में भी एंड बॉलिंग में भी. बट जो डिफरेंस इज द बॉलिंग अकर्स एट द लिक्विड वेपर इंटरफेस व्हेन द वेपर प्रेशर इज लेस देन द सैचुरेशन प्रेशर ऑफ लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर. तो एक तो ये है कि जो इवेपोरेशन है वो सरफेस फिनोमेना है, वो लिक्विड वेपर सरफेस पे होता है, तो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है. तो इवेपोरेशन के लिए वाटर को आपके बॉइलिंग टेम्परेचर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, उससे पहले ही हो जाता है ये, ठीक है. अगर आपका वेपर प्रेशर जो है लेस है सैचुरेशन प्रेशर ऑफ लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर, तो अगर 20 डिग्री टेम्परेचर पे वाटर का जो सैचुरेशन प्रेशर है उससे अगर कम प्रेशर हो गया वेपर प्रेशर, तो आपका जो इवेपोरेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना. तो इवेपोरेशन कैन बी डन ऑन द टेम्परेचर विच इज़ लेस देन द सैचुरेशन टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर सॉरी. और बॉइलिंग जो है अगेन उसमें भी आपका लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन इट अकर्स एट द सॉलिड लिक्विड इंटरफेस when the liquid is brought into the contact with a surface maintained at a temperature Ts sufficiently above the saturation temperature of the liquid, ठीक है. तो इसमें क्या हो रहा है कि दो केस है. इसमें हमने कोई एक वेसल लिया है, केटल है एक तरीके से, तो इसमें हम हीट सप्लाई कर रहे हैं. तो ये जो सरफेस, ये जो टेम्परेचर है, ये जो सरफेस है, ये सरफेस आपका जो है वो आपके वाटर के सैचुरेशन टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए. तो अगर आपका 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे देखें तो उसका सैचुरेशन टेम्परेचर 100 है, तो ये सरफेस का जो टेम्परेचर है वो 100 से ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे आपका बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा. सिमिलरली ये जैसे आपका एक वाटर पूल है, तो इसमें हमने एक हीटिंग एलिमेंट डाला हुआ है. तो अगर इस हीटिंग एलिमेंट का टेम्परेचर लेट्स से कि कितना 110 डिग्री सेल्सियस है और जो वाटर है उसका सैचुरेशन टेम्परेचर कितना 100 डिग्री सेल्सियस, तो अब यहाँ पे बबल्स का फॉर्मेशन होगा और आपका जो है बॉइलिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका सरफेस टेम्परेचर है, ठीक है, जो सरफेस आपके वेट डायरेक्टली लिक्विड के कांटेक्ट में आ रहा है, तो उसका टेम्परेचर आपके सैचुरेशन टेम्परेचर से भी सफिशिएंटली हाई है, तो इसलिए यहाँ पे बॉइलिंग जो है वो हो जाएगा यहाँ पे बॉइलिंग. तो when heat is added to liquid from a submerged solid surface,
which is at the temperature higher than the saturation temperature of the liquid. ठीक है. It is usual for a part of liquid to change phase and become the vapor, and this change of phase is called boiling. ठीक है. तो ये चीज़ मैंने आपको जो भी एक्सप्लेन कर दिया. अब इसमें जो बॉइलिंग का क्लासिफिकेशन है वो भी किया गया है डिफरेंट टाइप से. तो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो पूल बॉइलिंग. तो पूल बॉइलिंग में क्या है, पूल बॉइलिंग द बॉइलिंग इज कॉल्ड पूल बॉइलिंग इन द एब्सेंस ऑफ बल्क फ्लूइड मोशन. तो अगर कहीं पे भी फ्लूइड का बल्क मोशन नहीं हो रहा है तो वहाँ पे आप उसको पूल बॉइलिंग बोलोगे. ठीक है. तो एनी मोशन ऑफ द फ्लूइड इज ड्यू टू द नेचुरल कन्वेक्शन करंट एंड द मोशन ऑफ बबल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द बैलेंसिंग. तो आपका कोई भी बल्क फ्लूइड मोशन नहीं है, बस जो मोशन है वो आपका ड्यू टू द कन्वेक्शन करंट है या फिर आपका जो बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है उसकी वजह से, जो बाउंसी फोर्स लग रहा है उसकी वजह से हो रहा है. तो अगर आप उसको हीट सप्लाई दे रहे हो तभी आपका फ्लूइड का मोशन है, अदरवाइज कोई मोशन नहीं है. सिमिलरली जो आपका एक फ्लो बॉइलिंग है, तो बॉइलिंग इज कॉल्ड फ्लो बॉइलिंग इन द प्रेजेंस ऑफ बल्क फ्लूइड फ्लो. ठीक है. तो अगर आपका बल्क फ्लूइड फ्लो है तो वहाँ पे उस बॉइलिंग को आप फ्लो बॉइलिंग बोलोगे. इन द फ्लो बॉइलिंग the fluid is forced to move in the heated pipe or over a surface by external means such as a pump. तो अगर आपने कोई फ्लूइड को पंप के थ्रू पुश किया है और वो फिर आपका एक पाइप में या किसी सरफेस पे फ्लो कर रहा है और ये पाइप का जो सरफेस है वो आपका सैचुरेशन टेम्परेचर से ज़्यादा पे मेंटेन है, तो वहाँ पे आपका बॉइलिंग हो जाएगा. लेकिन इसको आप बोलोगे फ्लो बॉइलिंग. मतलब यहाँ पे जो आपका मोशन है वो किसी एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू प्रोवाइड किया है और यहाँ पे आपका ये मे बी ड्यू टू नेचुरल कन्वेक्शन करंट हो सकता है और या फिर आपका जो बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है उसकी वजह से हो सकता है. इसके अलावा इसको फर्दर क्लासीफाई किया है इन द सब कूल्ड बॉइलिंग और सैचुरेटेड बॉइलिंग में. सब कूल्ड बॉइलिंग में है कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द मेन बॉडी ऑफ द लिक्विड इज बिलो द सैचुरेशन टेम्परेचर. तो अगर आपका ये है कि कोई आपका जो सब वाटर है वो अगर आपका 80 डिग्री सेल्सियस पे है और जो हीटिंग सरफेस है वो 107 डिग्री सेल्सियस पे है, तो अभी क्या होगा, इनिशियली आपको ये 80 से और फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे लाना पड़ेगा और देन फिर आपका जो है बॉइलिंग स्टार्ट होगा. तो ये इसको आप बोलते हैं सब कूल्ड बॉइलिंग. और अगर सैचुरेटेड बॉइलिंग का क्या मीनिंग है कि वाटर अगर ऑलरेडी आपके उसके सैचुरेशन टेम्परेचर पे है और फिर अगर आप इसको हीटिंग सप्लाई करें, ये जो है वो आपका सैचुरेटेड बॉइलिंग होगा. व्हेन लिक्विड टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द सैचुरेशन टेम्परेचर. ठीक है. तो वो आपका सैचुरेटेड बॉइलिंग हो गया. तो अब हम इसमें बेसिकली पूल बॉइलिंग का देखेंगे, हम यहाँ पे फ्लो बॉइलिंग का नहीं देख रहे हैं. पूल बॉइलिंग को मेन इस पर्टिकुलर आपके चैप्टर में हम उसको पूल बॉइलिंग को डिस्कस कर रहे हैं. तो बॉइलिंग हीट फ्लक्स फ्रॉम सॉलिड सरफेस टू द फ्लूइड इज एक्सप्रेस्ड फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. तो क्यू बॉइलिंग जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू द एच इंटू टी सरफेस माइनस टी सैचुरेशन. अब यहाँ पे उल्टा है, वहाँ पे टी सैचुरेशन माइनस टी सरफेस था, लेकिन यहाँ पे टी सरफेस माइनस टी सैचुरेशन, क्योंकि सरफेस का टेम्परेचर ज़्यादा है और सैचुरेशन जो टेम्परेचर है वो कम है. इक्वल्स टू एच इंटू डेल्टा टी एक्सिस. तो एक्सिस टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, मतलब सैचुरेशन से ज़्यादा टेम्परेचर कितना है, उसको टी एक्सिस बोलते हैं. तो बॉइलिंग टेक प्लेस इन द डिफरेंट फॉर्म्स डिपेंड अपॉन टी एक्सिस. तो एक्सिस टेम्परेचर पे टी डेल्टा टी एक्सिस पे डिपेंड करता है यहाँ पे कि सैचुरेशन से ज़्यादा कितना सरफेस का टेम्परेचर ज़्यादा है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका बॉइलिंग किस टाइप से जो है कि बॉइलिंग की फॉर्म क्या होगा. तो अगर स्लाइटली ज़्यादा है तो वो आपका नेचुरल कन्वेक्शन बॉइलिंग हो जाएगा, और अगर थोड़ा सा और ज़्यादा है अप्रॉक्सीमेट 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास इनमें डिफरेंस है तो वो आपका न्यूक्लिएट बॉइलिंग के आसपास हो जाएगा. और अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो फिर ट्रांजिशन बॉइलिंग हो जाएगा. और उससे भी ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा ही टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है सरफेस एंड सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड के, तो वो फिर आप उसको फिल्म बॉइलिंग बोलोगे. तो वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे यहाँ पे. तो ये आपका एक बॉइलिंग कर्व है पूल बॉइलिंग के लिए. तो वो कर्व किस तरीके से है उसमें देखना है आपको कि यहाँ पे जो है आपके इस एक्स एक्सिस पे आपने टी एक्सिस टेम्परेचर दिखा रखा है कि उसके सैचुरेशन टेम्परेचर से कितने ज़्यादा है सरफेस का टेम्परेचर. ठीक है. तो ये सारा आप इस तरीके से कंसिडर कर सकते हो इसको कि ये कोई इस टाइप की सिचुएशन है ये. ठीक है ना. कोई एक हीटिंग एलिमेंट है जो कि वाटर में है, वाटर का जो टेम्परेचर था इनिशियली सैचुरेशन टेम्परेचर पे है. ठीक है. और ये हीटिंग एलिमेंट है. अब ये हीटिंग एलिमेंट इनिशियली इसके सैचुरेशन टेम्परेचर पे है और फिर हम उसका टेम्परेचर जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे आपका डेल्टा टी एक्सिस दिखाया हुआ है, ये आपका हीट फ्लक्स दिखा रखा है. ठीक है. वाट पर मीटर स्क्वायर में. तो अब क्या हो रहा है कि जो आपका डेल्टा टी एक्सिस है, एक तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये आपका सिंपल इंक्रीमेंट नहीं है, ये है लॉगरिथमिक इंक्रीमेंट है. आप देख सकते हो कि 1 to 5, फिर 5 to 10, फिर 10 to 30, 30 to फिर डायरेक्ट 100,
फिर 100 to 1000, तो ये आपका लॉगरिथमिक इंक्रीमेंट है। तो यहाँ पे जो स्केल है वो लॉगरिथमिक स्केल दे रखा है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो अभी हो क्या रहा है कि इनिशियली जब आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हो, तो इनिशियली हमने अज्यूम किया है कि जो आपका सरफेस टेम्परेचर था वो वाटर के सैचुरेशन टेम्परेचर के इक्वली था, लेकिन जैसे जैसे हम उसका सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसका सैचुरेशन टेम्परेचर और सरफेस टेम्परेचर के बीच में जब तक टेम्परेचर डिफरेंस अप्रोक्सीमेट 5 का है, तब तक आपका नेचुरल कन्वेक्शन बॉइलिंग होगा, क्योंकि उस केस में आपका कोई भी जो है फेज चेंज नहीं हो रहा है। सिंपल क्या हो रहा है कि आपका जो लिक्विड है वो थोड़ा सुपरेटेड हो रहा है, और सुपरेटेड होने की वजह से वो लाइट होके और जो है वो सरफेस तक आ रहा है, और इवापोरेशन की वजह से जो है वो आपका वहाँ पे जो है इवापोरेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से हीट ट्रांसफर हो रहा है। अगर फिर हम उसको और फर्दर उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि एट ए पर्टिकुलर साइट ऑफ द हीटेड सरफेस ए बबल्स इज फॉर्म्ड, तो बबल्स फॉर्म्स हो रहा है, ठीक है, and it grows in the size, and when it grows to a certain particular size, because of the buoyancy force it's detached from the surface and rise, and another bubbles forms। अभी क्या हो रहा है कि A to B रीजन में जो कि आपका न्यूक्लियेट बॉइलिंग है, तो इसमें क्या हो रहा है किसी पर्टिकुलर साइट पे आपका क्या हो रहा है बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर बबल्स आप उसका साइज़ बढ़ेगा, ठीक है, साइज़ बढ़ता चला जाएगा, पर्टिकुलर जब तक साइज पे चला जाएगा फिर उस पर बाउंसी फोर्स जो है वो ज़्यादा उस पर डोमिनेट करेंगे, तो वो उस पर्टिकुलर सरफेस से डिटैच हो जाएगा। सरफेस से डिटैच होने के बाद ये बबल्स क्या होगा, ऊपर की तरफ राइज करेगा, तो ऊपर की तरफ राइज करेगा तो फिर बबल्स क्या हो जाएगा, बिकॉज जो है बबल्स कोलैप्स हो जाएगा आपका इन द लिक्विड्स, क्योंकि लिक्विड्स का टेम्परेचर कंपेरेटिवली कम रहेगा, तो फिर वो थोड़ा बबल्स जो है कंडेंस हो जाएगा और वो कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन वो उसके सरफेस फ्री सरफेस तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। बट बी टू सी रीजन में क्या हो रहा है कि अगर फिर आप फर्दर टेम्परेचर उसका राइज कर रहे हो, तो अब बबल्स क्या हो रहा है उसके फ्री सरफेस तक भी पहुँचे, ठीक है ना। तो अब क्या हो रहा था कि जो बबल्स फॉर्मेशन का हो रहा था वो अभी तक कुछ एक साइड पे हो रहा था, अब क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा साइड पे हो रहा है, ठीक है, और अब क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा साइड पे हो रहा है, और जो फ्रीक्वेंसी है जिसके साथ बबल्स बढ़ रहे थे वो भी इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो बबल्स हैं वो अब उसके फ्री सरफेस तक भी जा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपका हीट ट्रांसफर जो है कंटिन्यूसली बढ़ता चला जा रहा है, बिकॉज अब यहाँ पे एजिटेशन हो रहा है, बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर वो लिक्विड में मिक्स हो रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है एजिटेशन हो रहा है, और मिक्सिंग की वजह से आपका हीट ट्रांसफर जो है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो इसलिए जो आपका कर्व है हीट ट्रांसफर का वो यहाँ तक क्या था आपका एक कांस्टेंट कर्व था आपका एक, लेकिन यहाँ से स्लाइड कंटिन्यूसली एकदम से स्टीप इंक्रीज हो रहा है, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा तो कम हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे बबल्स जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर तक फ्री सरफेस तक जा रहे हैं, फिर ये कि मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा कि यहाँ पे अब दोनों चीज़ें हो रही है, आपका जब ट्रांजिशन रीजन है, ट्रांजिशन रीजन में क्या होगा कि आपका यहाँ पे दोनों चीज़ें हो जाएगी कि इस रीजन में ये हो रहा है कि पार्ट ऑफ द सरफेस इज कवर्ड फ्रॉम द फिल्म एंड पार्ट ऑफ द सरफेस न्यूक्लियेट बॉइलिंग। तो अब क्या है यहाँ पे कुछ न्यूक्लियेट बॉइलिंग तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो है क्योंकि हमने टेम्परेचर को कंटिन्यूसली जो टेम्परेचर डिफरेंस है टी एक्सिस है उसको कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है कि जो बबल्स का साइज है वो बढ़ता चला जा रहा है, तो बबल्स जो है वो क्या हो रहे हैं आपके एक फिल्म्स के रूप में बन रहे हैं, ठीक है। बबल जो है वो आपस में कंबाइंड होकर एक उस पर जो आपका सरफेस है हीटेड सरफेस है उस पर फिल्म सी क्रिएट कर रहे हैं, तो कुछ सरफेस पे उसका फिल्म बन रहा है, कुछ सरफेस पे अभी भी न्यूक्लियेट बॉइलिंग हो रहा है, तो ये ट्रांजिशन रीजन है। तो उसके बाद आपका जो हीट ट्रांसफर रेट है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता चला गया, हीट फ्लक्स डिक्रीज होगा, फिर ये जो मिनिमम पॉइंट है लिंडनफॉस्ट पॉइंट, तो यहाँ तक आपका हीट ट्रांसफर जो है मिनिमम पॉइंट पे आ जाता है। इसके बाद फिर फर्दर क्या होगा कि अब जो फिल्म जो है वो स्टेबल फिल्म हो जाएगी, अब वो पूरे सरफेस पे एक फिल्म बन जाएगा, ठीक है। तो अब उसकी वजह से जो है वो कंटिन्यूसली जो हीट ट्रांसफर वो इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज अब फिल्म का टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है तो उसकी वजह से आपका रेडिएशन भी है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो इसकी वजह से वापस से जो है आपका हीट ट्रांसफर रेट जो है इंक्रीज होने वाला है। तो ये तो एक जनरल मैंने आपको बता दिया है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि स्टेप वाइज देख रहे हैं कि इसमें नेचुरल कन्वेक्शन में क्या हो रहा है और क्या किस तरीके से हो रहा है। तो पूल बॉइलिंग द नेचुरल कन्वेक्शन बॉइलिंग, तो पॉइंट ए टू द पॉइंट ए ऑन द बॉइलिंग कर्व, तो ए तक क्या हो रहा है वो हम देख रहे हैं। द बबल डज नॉट फॉर्म्स ऑन द हीटिंग सरफेस until the liquid is heated a few degree above the saturation temperature, say about 2 to 6 डिग्री ऑफ द वाटर। तो अभी यहाँ तक क्या हो रहा है कि बबल्स फॉर्म्स नहीं हो रहे हैं,
ठीक है। तो लिक्विड इज स्लाइटली सुपर हीटेड इन दिस केस एंड मेटास्टेबल स्टेट में होता है एंड इवेपोरेट्स व्हेन इट्स राइज टू द फ्री सरफेस, जो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी उतना टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है कि बबल्स फॉर्मेशन हो, सिर्फ यहाँ पे लिक्विड थोड़ा सा सुपर हीट हो रहा है और वो जो है वहाँ के बाद आपका जो वो फ्री सरफेस तक राइज हो रहा है और आपका इवेपोरेशन हो रहा है। तो फ्लूइड मोशन इन दिस मोड ऑफ द बॉइलिंग इज गवर्न बाय द नेचुरल कन्वेक्शन करंट। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे पूल बॉइलिंग में कि जो फ्लूइड मोशन नहीं है बल्क फ्लूइड मोशन, वो अगर वो बल्क फ्लूइड मोशन है तो भी वो भी किसकी वजह से फ्लूइड मोशन जो है वो नेचुरल कन्वेक्शन और बबल्स फॉर्मेशन की वजह से। तो यहाँ पे बबल्स फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो यहाँ पे जो फ्लूइड मोशन है वो नेचुरल कन्वेक्शन करंट की वजह से। अब हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हीटिंग सरफेस टू द फ्लूइड इज बाय नेचुरल कन्वेक्शन। तो इस रीजन में प्योरली नेचुरल कन्वेक्शन की वजह से हीट ट्रांसफर हो रहा है, कोई बबल्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, बस सिंपली क्या हो रहा है कि जो है आपका लिक्विड है सुपरहीटेड हो रहा है और उसकी वजह से वो लाइट हो रहा है और फिर आपका फ्री सरफेस तक जा रहा है और वहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है। तो नेचुरल कन्वेक्शन बॉइलिंग कर्व एंड्स एट एन एक्सिस टेम्परेचर ऑफ अबाउट 5 डिग्री। तो और जब तक आपका टेम्परेचर डिफरेंस 5 डिग्री है उसके बाद फिर आपका ये कर्व जो है वो एंड हो जाएगा, उसके बाद दूसरा कर्व स्टार्ट हो जाएगा। सो पूल बॉइलिंग न्यूक्लिएट बॉइलिंग पॉइंट बिटवीन पॉइंट ए टू सी। तो ए टू सी के बीच में आपका जो है वो आपका क्या है न्यूक्लिएट बॉइलिंग है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि बबल्स फॉर्म्स एट एन इंक्रीजिंग रेट एट एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ न्यूक्लिएशन साइट एज वी मूव अलोंग द कर्व टुवर्ड्स सी। तो जैसे जैसे आप सी की तरफ जाओगे तो जिस रेट से आपका न्यूक्लिएट बबल्स जो है बबल्स जो बन रहे हैं वो इंक्रीज होता चला जाएगा और नंबर ऑफ जो साइड्स हैं जिन पे बबल्स बन रहा है वो भी इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट ए रेफर्स टू ए ऑन सेट ऑफ न्यूक्लिएट बॉइलिंग। तो यहाँ से ए के बाद से आपका क्या है न्यूक्लिएट बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो रीजन ए टू बी के रीजन में क्या होता है आइसोलेटेड बबल्स बनते हैं। तो बबल्स जो है वो आइसोलेटेड है, कुछ एक साइड्स पे बनते हैं, बनने के बाद फिर वो थोड़ा सा साइज में बड़े होते हैं, फिर आपकी सरफेस से डिटैच हो जाते हैं ड्यू टू द बैलेंस फोर्स और वो ऊपर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बीच में ही कोलैप्स हो जाता है, ठीक है, और वो आपके फ्री सरफेस तक नहीं पहुंचते। तो ये जो फिनोमेना है वो 5 डिग्री से लेके और 10 डिग्री तक अगर एक्सेस टेम्परेचर है तो वहाँ तक होता रहता है। फिर रीजन बी टू सी में देखो कि आपका न्यूमेरियस कंटिन्यूस कॉलम्स ऑफ वेपर इन द लिक्विड। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो नंबर ऑफ बबल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो आपका एक तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है और नंबर ऑफ साइड्स पे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा साइज पे ये बबल्स बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए फिर आपका जो बबल्स का फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये 10 डिग्री से लेके और 30 डिग्री अगर एक्सेस टेम्परेचर है तब तक ये फिनोमेना होता रहता है। फिर उसके बाद आपका मैक्सिमम और क्रिटिकल हीट फ्लक्स आता है, ठीक है। अब फिर आपका ये आ रहा है कि अगर मैंने अभी फिर कंटिन्यूसली उसी पे दिखा रखा है इन्होंने कि इन द रीजन ऑफ ए टू बी द stirring and agitation caused by the entertainment of the liquid to heated surface is primarily responsible for the increase of the heat transfer coefficient। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो बबल्स फॉर्मेशन हो रहा है फिर वो उसके बाद बबल्स जो है वो साइज में बड़े हो रहे हैं, सरफेस से डिटैच हो रहे हैं और जाके आगे फिर कोलाइड हो गए। तो उससे क्या हो रहा है कि मिक्सिंग हो रही है बिटवीन द वेपर्स एंड द लिक्विड, तो उसकी वजह से आपका हीट ट्रांसफर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। और फिर जो है from A to B large heat flux is obtained in this region caused by the combined effect of the entertainment and evaporation, ठीक है। For the entire nucleate boiling range the heat transfer coefficient range is about 2000 to 30,000 watt per meter square per Kelvin। तो ये इसलिए में हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का जो रेंज है वो 2000 से लेके और आपका 30,000 के बीच की रेंज में रहेगा। एंड आफ्टर द पॉइंट बी द हीट फ्लक्स इंक्रीजेस एट ए लोअर रेट विद इंक्रीज डेल्टा टी एक्सिस एंड रीचेस एट पॉइंट मैक्सिमम एट पॉइंट सी। तो यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर रेट है वो ज़्यादा है, यहाँ पे हीट ट्रांसफर रेट कंपेरेटिवली कम है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँच जाता था। हीट फ्लक्स एट दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्रिटिकल और मैक्सिमम हीट फ्लक्स, इस पॉइंट को आप मैक्सिमम हीट फ्लक्स बोलते हैं। फिर आपका आता है पूल बॉइलिंग ट्रांजिशन बॉइलिंग C2D। When delta T axis is increased past point C, the heat flux decreases। तो इसके बाद heat flux decrease होता है, मैंने आपको पहले बता दिया। This is because large fraction of the heated surface is covered by the vapor film and which act as insulation। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो बबल्स है वो साइज में बड़े हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, आपका जो है कंबाइंड में होकर आपका एक तरीके से वेपर का फिल्म बना देते हैं उसके हीटेड सरफेस के ऊपर।
तो जो फिल्म है वो एज इंसुलेटेड काम करती है, तो आपको पता है कि वेपर का जो थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होता है, तो इस वजह से आपका जो हीट ट्रांसफर रेट है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है। दिस रीजन ऑफ द बॉइलिंग दिस ट्रांजिशन बॉइलिंग रीजन्स बोथ न्यूक्लिएट एंड फिल्म बॉइलिंग पार्टली अकर्स। तो इसमें क्या रहेगा, कुछ पोर्शन पे आपका फिल्म बन जाएगा, कुछ पे अभी भी न्यूक्लिएट बॉइलिंग हो रही है, तो इसलिए आपका दोनों चीज़ रहता है, इसलिए इसको ट्रांजिशन बोलते हैं। सो द ऑपरेशन इन द ट्रांजिशन बॉइलिंग रेजिम विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज अनस्टेबल फिल्म बॉइलिंग रीजन। तो यहाँ इसको हम अनस्टेबल फिल्म भी बोलते हैं। एक्चुअली कई बुक्स ने इसको यहाँ से और ये पूरे रीजन को ही पूरा फिल्म रीजन बोला है, तो इसमें इसको बोला, इस रीजन को बोला अनस्टेबल फिल्म, इस रीजन को बोला इन्होंने स्टेबल फिल्म। तो यहाँ पे ट्रांजिशन बॉइलिंग में क्या ना, फिल्म तो बनना स्टार्ट हो जाती है लेकिन वो अनस्टेबल है। सो न्यूक्लिएट बॉइलिंग एट पॉइंट सी इज कम्प्लीटली रिप्लेस्ड बाय द फिल्म बॉइलिंग एट पॉइंट डी। तो यहाँ पे आपका न्यूक्लिएट बॉइलिंग था और यहाँ पे आके आपका फिल्म बॉइलिंग हो जाता है, यहाँ पे आपका स्टेबल फिल्म बन जाता है। तो वाटर ट्रांजिशन बॉइलिंग अकर्स ओवर द एक्सेस टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 30 to 100 डिग्री 120 डिग्री सेल्सियस। तो अगर टेम्परेचर डिफरेंस 30 से 120 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो यहाँ पे आपका ट्रांजिशन बॉइलिंग जो है वो रहेगा। फिर आता है आपका फिल्म बॉइलिंग। तो बियॉन्ड पॉइंट डी के बाद में क्या हो रहा है कि बियॉन्ड पॉइंट डी द हीटर सरफेस इज कम्प्लीटली कवर्ड बाय द कंटिन्यूस स्टेबल वेपर फिल्म। ठीक है, इसके बाद आपका उसका हीटिंग सरफेस पे जो है पूरा वेपर फिल्म बन जाएगा। एंड पॉइंट डी वेयर द हीट फ्लक्स रीचेस ए मिनिमम is called as Leidenfrost point, and the presence of the vapor film between the heating surface and the liquid is responsible for the low heat transfer rate in the film boiling region, and the heat transfer rate increases with increasing excess temperature due to the radiation of the liquid। तो अभी क्या हो रहा है कि जो लिक्विड हीटिंग सरफेस है उसकी चारों तरफ कंप्लीट आपका वेपर बन गया, इसकी वजह से हीट ट्रांसफर रेट कंपेरेटिवली कम है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आपने डेल्टा टी एक्सिस जो है उसको आप जितना ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हो, तो अभी उसमें फिर आपका रेडिएशन का जो है इफेक्ट वो भी आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हायर टेम्परेचर पर रेडिएशन इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है, इसकी वजह से आपका हीट ट्रांसफर जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ जाता है। फिर आपका ये एक फिनोमिना है दैट इज़ बर्न आउट फिनोमिना। ये क्या है कि जो ए टिपिकल बॉइलिंग प्रोसेस डज नॉट फॉलो द बॉइलिंग कर्व बियॉन्ड पॉइंट सी। तो बियॉन्ड पॉइंट सी के बाद नहीं हो रहा। व्हेन द पावर सप्लाइड टू ए हीटेड सरफेस एक्सीड द वैल्यू एट पॉइंट सी इवन स्लाइटली द सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज सडनली टू पॉइंट ई। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि ये कह रहा है कि जरूरी नहीं, जैसे नॉर्मली तो ये कर्व आपका फॉलो हो रहा है, ये कर्व आपका फॉलो हो रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से जा रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है आफ्टर पॉइंट क्रिटिकल वैल्यू के बाद, और फिर ये आपका पॉइंट डी तक जा रहा है, और फिर आपका स्टेबल फिल्म में वापस से इंक्रीज हो रहा है। तो ये प्रोसेस है जो कर्व बॉइलिंग कर्व है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, टेम्परेचर डिफरेंस को है वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो टेम्परेचर डिफरेंस हम चेंज करते जा रहे हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें हीट फ्लक्स जो है वो मिल रहा है। अभी बर्नआउट फिनोमेना में क्या है कि कई सिचुएशन ऐसा होता है कि जिसमें हम टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाते, हम हीट इनपुट को कंट्रोल कर पाते हैं कि कितना हीट इनपुट दे रहे हैं वो कंट्रोल कर पाते हैं। तो उसकी वजह से अगर हम ग्राफ लोड करके देखें तो वो कैसे रहेगा, तो उन्होंने फिर ग्राफ लोड करके देखा, तो उन्होंने जैसे स्टार्ट किया कि हीट जो है वो इनपुट इंक्रीज करना स्टार्ट किया, तो ऑब्वियसली उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आपका डेल्टा टी एक्सेस बढ़ा। तो ये ग्राफ उन्होंने प्लॉट किया, ये ग्राफ प्लॉट करते गए, ग्राफ प्लॉट करते गए। इसके बाद फिर क्या हो रहा है कि जैसे ये जो आपका क्यू मैक्सिमम था उससे इन्होंने थोड़ा सा भी ऊपर करने की कोशिश की, पॉइंट सी जो था उससे थोड़ा सा भी इन्होंने ऊपर करने की कोशिश की है। उसके बाद क्या हो रहा है कि अब जैसे स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर किया, तो उस पर्टिकुलर हीट फ्लक्स के कॉरस्पॉन्डिंग उन्होंने जब टेम्परेचर चेक किया, तो इससे थोड़ा सा ही क्यू मैक्सिमम से स्लाइटली जाते ही जो टेम्परेचर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि अगर ये पॉइंट अब यहाँ ई पे आ जाता है, और ई पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग उन्होंने टेम्परेचर देखा तो वो 1000 से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब, जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आपने क्यू का वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हो तो शुरू में तो ग्राफ बनता जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से। तो जब आप क्यू का वैल्यू अगर कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रहे हो, तो जैसे ही आपने इससे थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज किया क्रिटिकल वैल्यू से, क्रिटिकल वैल्यू से थोड़ा सा इंक्रीज करते ही जो आपका आपने क्रिटिकल वैल्यू से थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, सपोज इसको इस तरीके से, इस वैल्यू को यहाँ तक सपोज इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो अब थोड़ा सा अपने क्रिटिकल वैल्यू से इसको इंक्रीज किया, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसमें टेम्परेचर देखा, यहाँ तक तो टेम्परेचर कितना था, क्रिटिकल वैल्यू से नीचे आपका टेम्परेचर जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा था। ऑफकोर्स लग रहा था में ग्राफ था, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा था। लेकिन अगर आपने स्लाइटली से थोड़ा सा ज़्यादा करते तो टेम्परेचर देखा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो 1000 से भी ऊपर चला जा रहा है, ठीक है।
टेम्परेचर जो है वो 1000 से भी ऊपर चला गया। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 1000 से भी ऊपर चला गया इस पॉइंट पे। तो इससे क्या होगा कि आपका कोई भी आपका हीटिंग सरफेस है, जैसे सपोज आप हीटर के थ्रू दे रहे हो, आपको हीट सप्लाइड, आपने किसी चीज़ को हीटर के थ्रू गर्म करना है, तो उसमें क्या करोगे आप, अभी आप उसमें टेम्परेचर को कंट्रोल कर नहीं सकते, हीट को कंट्रोल कर सकते हो कितनी हीट दे रहे हो। तो अगर आपने थोड़ा सा ज़्यादा हीट सप्लाई दे दिया तो टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि जो आपका हीटिंग सरफेस है वो भी आपका मेल्ट हो जाएगा, वो भी आपका बर्न आउट हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपके हीटिंग सरफेस को भी जो है डैमेज कर सकता है। तो ये बेसिकली फिनोमिना है आपके बर्न आउट फिनोमिना, तो इसको आप बर्न आउट फिनोमिना बेसिकली बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या है कि हीट ट्रांसफर कोरिलेशन इन द बॉइलिंग पूल बॉइलिंग। तो सिमिलरली जो हमने हीट ट्रांसफर कोरिलेशन ऑब्टेन किया था आपके कंडेंसेशन के लिए, तो यहाँ पे हमें पूल बॉइलिंग के लिए भी हीट ट्रांसफर जो है कोरिलेशन ऑब्टेन करना है। लेकिन इसमें एक समस्या है कि अपने जो रीजन्स हैं बॉइलिंग के, रेजिम्स हैं वो डिफरेंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली उनके करेक्टर्स भी डिफरेंट हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो उनका कोरिलेशन है वो भी डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है कि द बॉइलिंग रेजिम्स differ continuously considerably in their characters, ठीक है। तो अब different heat transfer relations need to be used for the different boiling regimes, ठीक है। तो अलग अलग boiling regimes में अलग अलग जो correlation है वो यूज़ करने हैं हम लोगों ने, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि अलग अलग boiling regimes के लिए क्या अलग अलग correlation है, ठीक है। So for this lecture I think it is enough. So rest thing we will discuss in the next lecture. Thank you.